जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे आज की क्लास में मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र की आज हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि मनुष्यों में भोजन का पाचन जो होता है वो कैसे होता है और कौन कौन से अंग जो होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ बता दें कि देखिए अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा है ये बायो का है। इसके बाद से जो क्लास होगा वो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। साथ ही साथ हम बता दें कि आपको साइंस का पूरा चैप्टर याद हो जाए, इसके लिए हमने एक मॉर्निंग डोज करके आपका वीडियो क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक को आपके लिए लेके आते हैं। आप उसको केवल देखते जाइए। जैसे क्या होता है, जैसे वीडियो अपलोड होता है आप उसको देख जाइए। जब देखते जाइएगा ना तो पीछे का जितना भी आप पढ़े हैं वो सबका सब रिवीजन हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद से तो ऑब्जेक्टिव की क्लास जो है वो अपने समय पे चल ही रहा है। अब आपको बताएं कि अगर मैथ की जहां तक बात है तो मैथ में हम लोग का अगला जो चैप्टर है वो हम आपको बता दिए थे कि समानांतर श्रेणी जो होगा वो हम लोग का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आइए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र सबसे पहले जानना है तो मनुष्य का पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि मनुष्य में पाचन तंत्र का तो आहार नाल और साथ ही साथ उसमें जो पाचक ग्रंथियां जो होती हैं ये सभी मिलकर मनुष्य का पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। याद रखिएगा हमने दो वर्ड कहा। सबसे पहले कहा कि हमने एक आहार नाल और साथ ही साथ हमने कहा कि प्लस में पाचक ग्रंथियां। देखिए हमने कहा कि क्या होता है, आहार नाल और साथ ही साथ पाचक ग्रंथियां जो होती हैं ये आपस में मिलकर मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आहार नाल जो है सबसे पहला वर्ड। अब देखिए इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला अध्ययन करना है कि ये आहार नाल क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। जहां तक आहार नाल की बात है आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है ये हम लोग के मुख गुहा से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से। ध्यान दीजिएगा आहार नाल कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक जाके ये क्या हो जाता है? समाप्त होता है। आहार नाल की अगर लंबाई की बात की जाए ना तो ये 8 से 10 मीटर की होती है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई बताइए। तो याद रखिएगा मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर की होती है। हमने कहा था कि क्या था पाचन तंत्र के बारे में, मनुष्य के पाचन तंत्र। हमने कहा कि आहार नाल और पाचक ग्रंथियां जो है मिलकर मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। फिर हमने कहा कि आहार नाल क्या होता है, तो हमने कहा कि आहार नाल एक तरह से समझिए कि एक तरह से मुख गुहा से शुरू होकर और कहां तक, मल द्वार तक ये पाइप की जैसी संरचना होती है। इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसकी लंबाई की बात की है तो हमने कहा कि 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कौन? आहार नाल। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को एक वर्ड मिला है मुख गुहा के बारे में। तो जैसे जैसे हम लोग का क्या होगा आगे की तरफ, यानी आहार नाल को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आपको एक एक टॉपिक को हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं मुख गुहा क्या होता है। अब देखिए मुख गुहा वर्ड जो है उससे भी आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये मुख की बात कर रहे हैं। सही बात है। मुख गुहा यानी हम लोग का जो मुंह होता है उसी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मुख गुहा में अगर बात करें तो देखिए हम लोग का जो मुंह होता है, अगर देखिएगा तो क्या होता है, दो जबड़ा से, देखिए एक जबड़ा नीचे और एक जबड़ा क्या होता है ऊपर, यानी दो जबड़ा से बना हुआ है। और साथ ही साथ आगे की तरफ ये मांसल होंठ पाए जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो जबड़ा होता है उसमें नीचे के जबड़ा को ही आप हिला सकते हैं, ऊपर के जबड़ा को हम लोग नहीं हिला सकते। मतलब जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो केवल नीचे वाला जबड़ा हिल रहा है, ऊपर वाला क्या रहता है? स्थिर रहता है। आप कभी कोशिश कीजिएगा कि नीचे वाला स्थिर है और ऊपर वाला हिल जाए जबड़ा, तो वो कभी नहीं हिलेगा। तो याद रखिएगा मुख गुहा जो है दो जबड़ा से मिलकर बना है। साथ ही साथ इसके संरचना जो होती है बाहर से क्या होती है, एक मांसल होंठ से ये बंद होती है। अगर मुख गुहा के अंदर जाया जाए कि भाई मांसल होंठ के अंदर क्या क्या है, तो जैसे ही मुख गुहा में पहुंचिएगा तो यहां पे 3 तरह की संरचनाएं मिलेगी। सबसे पहला मिलेगा, याद रखिएगा, दांत। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो यहां मिलेगा जीभ। और तीसरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिलेगा लार ग्रंथि। देखिए मुख गुहा की अगर बात करें तो इससे मुख्यतः 3 चीज हमको मिला है। कौन कौन? एक दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लार ग्रंथि।
अब देखिए हम लोग बारी बारी से इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि दांत के बारे में जानेंगे, फिर जीभ के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ लार ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग किसके बारे में, दांत के बारे में। अब देखिए दांत जो है इसके बारे में तो आप थोड़ा बहुत पीछे क्लास यानी 6-7 से भी पढ़ते आ रहे हैं कि दांत जो होते हैं वो दो प्रकार के, यानी कहने का मतलब दो टाइम निकलते हैं, प्रकार तो उनका 4 होता है। एक तो आप पढ़े होंगे कि दूध का दांत, यानी जो हम लोग बचपन में होते थे तो उस समय निकलता था, उसकी संख्या 28 मानी जाती है, याद रखिएगा। तो दूध के दो दांत निकलते थे, वो छोटे बच्चों को निकलते हैं और कुछ समय के बाद से वो टूट जाते हैं। उसके बाद से अस्थाई दांत आते हैं। अस्थाई दांत की अगर बात करें तो देखिएगा अस्थाई दांत जो होता है ये 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। अस्थाई दांत जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन होता है हम यहां लिख देते हैं, जरा समझिएगा। पहला अगर बात करें तो इंसाइजर होता है। दूसरा की अगर हम लोग बात करें तो कैनाइन। तीसरा याद रखिएगा प्रीमोलर। और चौथा की अगर हम लोग बात करें, रुकिए इसको अच्छे से लिख देते हैं हम, प्रीमोलर और चौथा याद रखिएगा मोलर। यानी ये 4 प्रकार के हम लोग के दांत होते हैं। इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो याद रखिएगा इंसाइजर जो होते हैं इनकी संख्या 8 होती है, कैनाइन की संख्या जो होती है वो 4 होती है और प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और साथ ही साथ जो मोलर होते हैं इनकी संख्या जो होती है वो 12 होती है। तो याद रखिएगा दांत में अगर पूछेगा क्वेश्चन कि मनुष्य का दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य के दांत की बात करें 4 प्रकार के हमने कहा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर की संख्या कितना 8, कैनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या कितनी होती है 12 होती है। अब देखिएगा ये तो हो गया उनके प्रकार, ये आखिर बने किसके होते हैं। तो जरा याद रखिएगा जो मनुष्य का दांत होता है वो सबसे ज्यादा उसमें जो दंत अस्थि होती है वो होती है डेंटाइन का। याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता है, डेंटाइन। हम यहां पे लिख दिए हैं क्या होता है, डेंटाइन होता है। अब देखिएगा यहां पे हमने कहा कि जो मनुष्य के दांत की जो अस्थि होती है यानी अधिकांश भाग का जो निर्माण हुआ होता है वो होता है किससे से, डेंटाइन्स जो होता है, यानी डेंटाइन का जो होता है उसी को। यानी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दंत अस्थि जो है किससे बना होता है, तो दंत अस्थि जो होता है यानी दांत की जो हड्डी होती है वो अधिकांश भाग जो होता है वो बना होता है किसका, डेंटाइन का बना होता है। अगर हम लोग बात करें कि डेंटाइन जो होता है यानी जो दांत होती है उसके ऊपर जो पतली परत आपको नजर आती है जो चमकती है उसको क्या कहते हैं, तो जो ऊपर चमकीली एक परत पाई जाती है। देखिए दांत की जो हड्डी होती है उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा ना तो एक चमकीली परत पाई जाती है जो सबसे कड़ी होती है। याद रखिएगा बहुत ही कड़ा होता है, उसको हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, इनामेल। याद रखिएगा हम यहां लिख देते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनामेल। याद रखिएगा हमने क्या कहा कि जो दंत अस्थि होती है वो डेंटाइन की होती है, डेंटाइन्स के मिल के बनी होती है और दंत अस्थि के ऊपर जो चमकीली परत जो सबसे कड़ी परत होती है वो क्या होती है, इनामेल होती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है कि दांत की सबसे कड़ी परत जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। तो देखिए हमने अभी तक आपको क्या क्या बताया, दांत के बारे में हम लोग बता रहे थे मुख गुहा में। तो दांत में हमने बताया कि दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हमने कहा कि इंसाइजर की संख्या 8 होती है, कैनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। फिर हमने कहा कि दांत जो होता है उसका दांत जो अस्थि होती है वो अधिकांश भाग जो बना होता है वो किसका होता है, डेंटाइन का होता है। और दांत की सबसे कड़ी परत जो होती है ऊपर की जो कड़ी परत पाई जाती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनामेल के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा जानते हैं कि इस दांत का कार्य क्या क्या होता है, वो भी जानना जरूरी है। तो जरा यहां याद रखिएगा जो इंसाइजर होता है ना ये काटने के काम आता है। याद रखिएगा काटने में,
यानी इंसाइजर जो होता है वो किसी, जैसे रोटी को हम लोग काटते हैं तो याद रखिएगा वो किससे काटते हैं, इंसाइजर से। कैनाइन जो होता है ये फाड़ने के काम आता है, यानी किसी चीज को फाड़ना है। जैसे देखिएगा अगर हम लोग क्या करते हैं, चिकन अगर खाते हैं तो दांत से पकड़ के खींचते हैं ना, कोना वाला दांत से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। और प्री मोलर और मोलर जो होता है ये दोनों जो होते हैं भोजन को पीसने का काम करते हैं या चबाने का, पीसने या चबाने आप लिख सकते हैं, चबाने में ये हमारा मदद करते हैं। तो ये था किसके बारे में, दांत के बारे में, कि दांत जो होते हैं किस के मिलके बने होते हैं और उनका प्रकार और साथ ही साथ उनका कार्य। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम जो जीभ है उसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए हम आपको बता रहे थे दांत के बारे में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप छोटा छोटा नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको शॉर्टकट में याद हो जाए। वैसे नोट्स तो है, जितना भी है हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछले जो वीडियो था, पिछला वीडियो की अगर बात करें तो उसमें नोट्स हम नहीं डाले थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको संपूर्ण मिल जाएगा, आप पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए आप जानते हैं, देखिए हम आपको बता रहे थे आहार नाल में हम लोग शुरू किए थे तो उसमें कहे थे कि मुख गुहा होता है, और मुख गुहा की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि मुख गुहा में मुख्यतः क्या क्या पाए जाते हैं। तो हमने कहा दांत पाया जाता है, साथ ही साथ दूसरा जो था हम बोले थे कि जीभ के बारे में, और साथ ही साथ तीसरा हम बोले थे लार ग्रंथि के बारे में। जरा समझिएगा, हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे दांत के बारे में, तो दांत में हमने आपको बता दिया था कि ये 4 प्रकार का होता है और साथ ही साथ सबके कार्य और उनकी संख्या हम बता दिए थे। अगर हम लोग बात करें कि ये दांत जो होते हैं वो कभी कभी सारा सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं, कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और अच्छे ढंग से दांत को साफ नहीं करते हैं या कोई चिपचिपा पदार्थ खाते हैं, जैसे बहुत सारा चॉकलेट जो आता है उसको जब आप खाइएगा तो वो देखिएगा दांत में चिपक जाता है, और जब चिपकता है तो क्या होता है कि उसी में क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत जिसको हमने कहा था कि वो क्या होता है, इनामेल होता है, उस इनामेल को वो नष्ट कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं जिससे दांत हमारा खराब हो जाता है। उसी को दंत जो होता है, यानी दंत अस्थि क्षय के नाम से भी जाना जाता है। तो दंत अस्थि क्षय क्या होता है, तो रेगुलर क्या करिएगा, याद रखिएगा कि रेगुलर हम लोग ये क्या करते हैं, खाना खाते हैं जिससे उसके क्या होते हैं, बहुत सारे कण जो होते हैं वो हमारे दांत में फंस जाते हैं और उसी की वजह से क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया लग जाता है और उसको क्या कर देता है, हमारे दांत की ऊपरी परत यानी इनामेल को नष्ट करता है, जिसको दंत अस्थि क्षय के नाम से जाना जाता है। तो वो तो आप नॉर्मल आप जानते भी थे ये बात। अब आइए उससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं किसके बारे में, जीभ के बारे में। तो दांत के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई थी, अब हम लोग को जीभ के बारे में पढ़ना है। देखिए जीभ की अगर हम बात करें तो जीभ को देखिएगा ये क्या करता है, तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसको लार्वा में यानी लार में मिलाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर देखिएगा तो क्या होता है, जब हम लोग भोजन को बड़ा टुकड़ा होता है उसको पीसने के लिए पीछे और छोटा टुकड़ा यानी भोजन को रोटेट करने का भी काम जीभ करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिएगा कि हम लोग भोजन करते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो हम लोग जीभ के द्वारा ही पता कर पाते हैं। याद रखिएगा जो स्वाद होता है उसकी जानकारी हमें जीभ की सहायता से मिलती है। जीभ की अगर बात करें तो जो जीभ होता है, जैसे देखिएगा ये हमारा हो गया जीभ, अगर इस जीभ की बात करें तो इसमें छोटे 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 स्वाद कलियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलियां, हम यहां पे लिख दिए हैं। इनके ऊपर क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलियां पाई जाती हैं, जो हमें क्या करता है, भोजन का स्वाद कैसा है इसकी जानकारी देता है। अगर हम लोग बात करें ना कि जीभ के, तो जीभ के अलग अलग भाग से हमें अलग अलग प्रकार के स्वाद की जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि आगे वाला जो ये पार्ट होता है यहां से हमें मीठा का स्वाद आता है। याद रखिएगा जो मीठा अगर हम लोग का है, जैसे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, कुछ चाटते हैं ना तो आगे का पार्ट से ही चाटते हैं, तो मीठा का स्वाद हमें यहां से आता है। इसके जस्ट दोनों साइड की अगर इससे बात कीजिएगा तो ये दोनों साइड अगर हम लोग बात करें तो दोनों साइड आता है नमकीन का स्वाद, यहां हम लिख देते हैं नमकीन का स्वाद आता है। इसके अलावा ये जो होता है ये हमें तीखा का स्वाद देता है, ये हमें किसका देता है, तीखा का। और यहां पे जो पार्ट बचता है ये हमारा हो जाता है खट्टा का।
यानी याद रखिएगा ये हमारा क्या होता है, खट्टा। दोनों साइड वही हो जाएगा, इधर भी नमकीन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो जो जीभ होता है उसके अलग अलग भाग से हमें अलग अलग स्वाद की जानकारी मिलती है। तो वो याद रखिएगा, आगे का पार्ट जो होता है मीठा, उसके बगल में क्या, नमकीन, फिर खट्टा, और उसके बाद से क्या होता है, तीखा। यानी पीछे वाला भाग जो होता है वहां पे हम लोग को तीखा की अनुभूति होती है। अब जैसे देखिएगा मिर्चा ले लीजिए और आगे वाले पार्ट में रगड़ दीजिए ना जीभ के, तो भी आपको तीखा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उस थोड़ा सा लार अंदर जाएगा ना, तुरंत आपको तीखा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो वाला पार्ट जो लार्वा में क्या था कि अब मिर्चा का कुछ पार्ट मिला और वो कहां पहुंच गया, जहां पे हमारी स्वाद कलियां तीखा का स्वाद देती हैं, और वहां पहुंचेगा तब हम लोग कहते हैं कि तीखा लग गया। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग जगह पे जब तक भोजन नहीं पहुंचेगा तो अलग अलग स्वाद की जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा जो जीभ होता है उस पे क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलियां पाई जाती हैं, और ये हमें क्या करता है, अलग अलग टेस्ट की यानी अलग अलग स्वाद की जानकारी देने में हमारी मदद करता है। तो जीभ में इससे ज्यादा हम लोग को नहीं जानना है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, दांत के बारे में जान गए, जीभ के बारे में जान गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है, याद रखिएगा, लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, लार ग्रंथि की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, जरा याद रखिएगा। हमारा जो लार ग्रंथि होता है, यहीं से लार निकलता है और भोजन को क्या करता है, गीला करता है, और पाचन की क्रिया भी मुख गुहा से ही स्टार्ट कर देता है। और वो मुख गुहा से जो पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर बात करें तो उसका किसका होता है, तो लार ग्रंथि का होता है। लार ग्रंथि की अगर बात करें ना, तो याद रखिएगा इसकी संख्या जो होती है वो 3 होती है। लार ग्रंथि में सबसे पहला अगर बात करें तो ये होता है पैरोटिड। याद रखिएगा, पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा जो होता है वो होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। तीसरा की अगर बात करें तो ये होता है सबलिंगुअल। याद रखिएगा, हमने कहा लार ग्रंथि कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और साथ ही साथ सबलिंगुअल लार ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यानी हमने कहा कि लार ग्रंथि की अगर बात करें तो 3 जोड़ी, याद रखिएगा, हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि जो होती है 3 जोड़ी पाई जाती हैं। कौन कौन, तो हमने अपने यहाँ पे नाम आपको लिख दिया है, पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर, और साथ ही साथ सबलिंगुअल। यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि लार ग्रंथि कहां कहां पे पाई जाती है। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि फिगर में आपको दिखा रहे हैं हम कि लार ग्रंथि जो है वो कहां कहां पे पाई जाती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख गुहा में लार ग्रंथियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं। तो याद रखिएगा 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती हैं। कौन कौन, तो नाम याद रखिएगा, कौन कौन, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और साथ ही साथ सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं और ये भोजन में क्या होता है, मिलते हैं, और भोजन में जब मिलता है तो भोजन को क्या करता है, गीला करते हैं, और पाचन की क्रिया भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद से जो भोजन होता है ना, आगे की ओर बढ़ता है। भोजन जो होता है कहां बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, और जब आगे की ओर बढ़ता है तो याद रखिएगा मुख गुहा से भोजन जो है वो ग्रसनी में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, ग्रसनी में। तो आइए अब जानते हैं थोड़ा सा उसको कि अब हमारा जो भोजन है, याद रखिएगा सबसे पहले कहां था, मुख गुहा में, मुख गुहा में था। अब मुख गुहा से जो भोजन है वो पहुंच चुका है किसमें, ग्रसनी में। अब देखिएगा यहां पे हमने कहा था मुख गुहा, तो मुख गुहा में हम लोग 3 भाग पढ़ लिए थे, दांत के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़े जीभ के बारे में, और तीसरा जाने लार ग्रंथि के बारे में। अब हम लोग को जानना है ग्रसनी के बारे में। अब देखिए जो ग्रसनी होता है ना, जरा ध्यान समझिएगा, ये वाला यहां पे जो पार्ट होता है इसी को ग्रसनी कहा जाता है। यहां पे जो यानी जहां पे स्वर यंत्र पाया जाता है, यानी लैरिक्स जहां होता है, वही हमारा समझिएगा लैरिक्स के पास ही क्या पाया जाता है, ग्रसनी पाया जाता है। भोजन जब मुख गुहा से आगे बढ़ता है तो वो पहुंचता है ग्रसनी में। ग्रसनी में 2 प्रकार के छिद्र होते हैं। याद रखिएगा ग्रसनी में 2 प्रकार के छिद्र होते हैं। एक जो होता है वो होता है कंठ द्वार, और दूसरा जो होता है वो होता है निगल द्वार। हमने कहा कि जो ग्रसनी होता है उसमें क्या होता है, 2 छिद्र पाया जाता है, एक
कंठ द्वार और दूसरा निगल द्वार। कंठ द्वार से सीधे याद समझिएगा, जो हम लोग सांस लेते हैं वो हवा पास करती है, और दूसरा निगल द्वार जो है उसे जब हम लोग भोजन चबाते हैं तो वो क्या होता है, भोजन जब अंदर जाता है तो निगल द्वार से ही आगे बढ़ता है। तो याद रखिएगा हमारे ग्रसनी में छिद्र जो होते हैं 2 होते हैं। होता क्या है देखिएगा, कभी कभी हम लोग, आप लोग खाना खाते समय देखिए कभी कभी सरक जाता है। सरकता मतलब हम लोग खाते हैं और अचानक नाक में फेंक देते हैं, नाक में फेंक देते हैं और बोलते हैं हम लोग को कोई याद कर रहा है। याद नहीं कर रहा होता है, हम लोग का जो भोजन होता है वो रास्ता भटक जाता है, उसी के वजह से क्या होता है, तो हम लोग को भोजन सरक जाता है। अब देखिए ये भोजन जो बार बार तो क्यों नहीं होता है, ये एक ही बार का या कभी कभी ही ऐसा क्यों होता है। तो याद रखिएगा हम लोग का अगर बात करें कि जो कंठ द्वार होता है ना, ये हमारा जो कंठ द्वार होता है, इसके ऊपर एक समझिएगा ढक्कन जैसी संरचना होती है। एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, जैसे समझिएगा मान लीजिए ये होल हो गया, इसके ऊपर ये ढक्कन जैसी संरचना हो गई, और ये ढक्कन जैसी संरचना जो होता है क्या काम करता है, तो जैसे ही भोजन आता है, यानी जैसे मुंह में भोजन को चबाए और अंदर निगलते हैं, बस ये तुरंत कंठ द्वार को क्या कर देता है, ढक देता है। जब ढक देता है तो भोजन ऑटोमेटिक कहां से निकल जाता है, निगल द्वार से निकल जाता है। तो जो ढकता है ना, उसका नाम याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिक्स। याद रखिएगा, हम यहां पे लिख देते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिक्स होता है, ये क्या करता है, ये एक तरह का समझिएगा एपिग्लॉटिक्स ढक्कन का काम करता है। यानी कंठ द्वार के ऊपर जो ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है वो क्या कहलाती है, एपिग्लॉटिक्स कहलाती है। एपिग्लॉटिक्स क्या करता है, तो कंठ द्वार को ढकने का काम करता है। लेकिन हम लोग क्या है, कभी कभी इसको भी धोखा दे देते हैं। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि जब तक भोजन हम लोग यानी भोजन कर रहे हैं, जब तक एपिग्लॉटिक्स उसको ढके तब तक हम लोग भोजन को जल्दी से निगल जाते हैं, और जल्दी से निकलते हैं, बस भोजन जो है निगल द्वार से ना जाके कहां पहुंच जाता है, कंठ द्वार में। और कंठ द्वार में जाता है तो अंदर जाता है तो पता चलता है अरे भाई ये तो गलत रास्ता में आ गया, यानी जो हमारा फेफड़ा होता है उसको उस नली में जाने लगता है। तो फिर फेफड़ा बोलता है कि भाई दम लगाते हैं, इसको बाहर फेंको। तो क्या करता है जी, छींकते हैं, या देखिएगा बाहर की तरफ यानी नाक की तरफ से हम लोग भोजन को क्या कर देते हैं, बाहर की ओर फेंक देते हैं। तो याद रखिएगा ये संरचना जो है उसका नाम जरूर याद रखिएगा, किसका, तो एपिग्लॉटिक्स के बारे में। तो हमने बता दिया अभी आपको ग्रसनी के बारे में कि ग्रसनी जो होते हैं उसमें कितने छिद्र, 2 छिद्र होते हैं। कौन कौन, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं। निगल द्वार से भोजन को निगलने का काम करते हैं। कंठ द्वार के ऊपर यानी जो ढक्कन जैसी संरचना होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एपिग्लॉटिक्स के नाम से जानते हैं। और यही क्या करता है कि जब भोजन को निगलते हैं तो कंठ द्वार को ढकने का काम करता है। अब देखिए यहां से जब भोजन जो है निगल द्वार से आगे बढ़ता है तो ग्रसनी से पहुंचता है ग्रास नली में। अब ग्रसनी से जो भोजन है यहां हम लिख देते हैं, ग्रसनी से भोजन जो है वो पहुंच चुका है ग्रास नली में। अब देखिए ग्रास नली जो होती है वो कैसी होती है, तो ग्रास नली यहां से यहाँ पाइप की जैसी संरचना होती है। यहां से देखिएगा, यहां से ये जो पाइप के जैसी, इसमें भोजन जो होता है क्या होता है, एक तरह से समझिए कि एक पाइप है, रास्ता है, केवल भोजन वहां से आगे की ओर बढ़ता है। तो ग्रसनी से भोजन जो है वो पहुंचता है कहां पे, ग्रास नली में। ग्रास नली में क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसको क्रमाकुंचन कहा जाता है। याद रखिएगा वो प्रक्रिया, यानी ग्रास नली में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन। अब ये क्रमाकुंचन क्या होता है जरा समझिएगा। यहां पे ग्रास नली में एक प्रक्रिया क्या होती है, क्रमाकुंचन होती है। जरा क्रमाकुंचन क्या होता है उसको समझते हैं। हमारा जो ग्रास नली होता है ये क्या करता है, याद रखेगा, इसमें कभी कभी संकुचन और कभी कभी शिथिलन होता है। 2 चीज होता है, संकुचन और शिथिलन। आम भाषा में समझिए कि कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, उसी को हम लोग कहते हैं संकुचन और शिथिलन। यानी हमारे ग्रास नली में जो संकुचन और शिथिलन होता है उसी को हम लोग क्रमाकुंचन के नाम से जानते हैं। यानी ग्रास नली का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन कहलाता है। तो भाई ग्रास नली जो है वो फैलता क्यों है, सिकुड़ता क्यों है, जरा ये समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक पाइप है और उसमें आप क्या कर दिए, भोजन को डाले, या मान लीजिए थोड़ा सा मिट्टी का एकदम सान लीजिए और एक पाइप लेकर उसमें डाल दीजिए। अब ऊपर से आप क्या करिएगा, इसे देखिएगा, दबाइएगा तो मिट्टी का जो अगर ढेला है या जो भी है वो क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। यानी फिर उसके बाद नीचे जाते हैं तो फिर दबाते हैं, फिर दबाते हैं, तो नीचे वाला फैलता है, ऊपर वाला दबता है। उसी तरह से भोजन जो है ग्रास नली में जब पहुंचता है तो मान लीजिए कि यहां पे पहुंचा तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, दबता है,
तो ऊपर वाला दबेगा तो नीचे वाला क्या हो जाता है, फैलता है, तो भोजन क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। फिर क्या होता है, रुकेगा, फिर ऊपर वाला दबेगा, फिर ऊपर वाला दबेगा, यानी दबेगा फैलेगा, दबेगा फैलेगा, और भोजन जो है देखिए आगे की ओर बढ़ते जाता है। अगर ये क्रमाकुंचन न हो तो क्या होगा, भोजन जो होगा अटक जाएगा, अटक जाएगा। जैसे देखिएगा कभी कभी क्या होता है, भोजन हम लोग करते हैं तो बोलते हैं कि छाती पे अटक गया, जल्दी से पानी पिलाओ। तो वो अटकता क्या है कि वही क्रमाकुंचन होता है, और एक बार में अब ज्यादा भोजन जो होता है जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में उठा के डाल लेते हैं, तो हम लोग का क्रमाकुंचन होता है, लेकिन भोजन की मात्रा ज्यादा होती है तो वो फिसलता नहीं है, यानी अंदर की जल्दी जाता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं तो ऊपर से क्या होता है जी, प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है तो वो भोजन धीरे 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 कहां बढ़ जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। और हम लोग उसी को कहते हैं ना कि गारा लग गया, यानी आम भाषा में देखिएगा कि गारा लग गया, और यानी भोजन अटक गया। तो याद रखिएगा कि भोजन जो है ग्रास नली में पहुंचता है तो वहां क्या होता है, क्रमाकुंचन होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रास नली में कोई प्रक्रिया यानी किसी तरह की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। याद रखिएगा, ग्रास नली में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्रमाकुंचन प्रक्रिया के द्वारा भोजन को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। क्लियर? तो देखिए अब आपको हम बता देते हैं क्या क्या हमने पढ़ाया। तो हमने सबसे पहले बताया है आहार नाल के बारे में कि 8 से 10 मीटर लंबी होती है। फिर आहार नाल की शुरुआत यानी पहला भाग जो हमने कहा था कहां से होता है, मुख गुहा से होता है। मुख गुहा में प्रमुखतः 3 चीज बताया हमने, दांत के बारे में, जीभ के बारे में, और साथ ही साथ लार ग्रंथि के बारे में बताया कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। फिर हमने बताया कि वहां से भोजन कहां पहुंचता है, ग्रसनी में। ग्रसनी में 2 छिद्र हमने बताया, कौन कौन, कंठ द्वार और निगल द्वार। फिर हमने कहा कि कंठ द्वार के ऊपर यानी जो ढक्कन जैसा सा काम करता है वो कौन करता है, तो हमने कहा कि उसको हम लोग एपिग्लॉटिक्स के नाम से जानते हैं। फिर हमने कहा कि भोजन ग्रसनी से कहां पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है। और ग्रास नली में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है, यानी संकुचन और शिथिल, यानी कभी फैलता है और कभी सिकुड़ता है, जिससे भोजन आगे की ओर बढ़ता है। और आगे की ओर जब बढ़ता है भोजन तो याद रखिएगा ग्रसनी से भोजन जो है ग्रास नली में, और ग्रास नली से भोजन जो है आगे बढ़ते हुए पहुंच जाता है कहां पे, आमाशय में। कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि आमाशय में भोजन जो होता है वो पहुंचता है तो वहां पे कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड को इरेज करेंगे ताकि आमाशय के बारे में हम अच्छे ढंग से आपको बता सकें। आइए अब समझते हैं आमाशय के बारे में। देखिए आहार नाल की शुरुआत हम लोग किए थे मुख गुहा से। मुख गुहा से भोजन पहुंचा था कहां पे, ग्रसनी में। ग्रसनी से पहुंचा था ग्रास नली में, और ग्रास नली से भोजन जो है वो पहुंच चुका है कहां पे, आमाशय में। आमाशय की अगर बात करें तो याद रखिएगा ये बाईं ओर से शुरुआत होता है, यानी यहां से बाईं ओर से जैसे उदग्र की ओर यानी अनुप्रस्थ की ओर क्या होता है, बढ़ते जाता है, यानी बाईं ओर से क्या होता है, स्टार्ट होता है। और याद रखिएगा अनुप्रस्थ दिशा में वो क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा, जिसको आप लोग आम भाषा में पेट के नाम से जानते हैं। जिसको आमाशय जो होता है उसी को आप लोग क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। तो याद रखिएगा आमाशय जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होती है, और उसी में अब भोजन पहुंच चुका है। जब भोजन पहुंचा है तो याद रखिएगा अगर आमाशय के अध्ययन करें तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होता है। पहला अगर बात करें तो याद रखिएगा कार्डियक होता है, दूसरा फुंडिक होता है, और तीसरा जो होता है वो पाइलोरिक होता है। यानी हमने कहा कि आमाशय जो होते हैं वो 3 भागों में बटा होता है। आमाशय कितने भागों में, 3 भाग में बटा होता है। याद रखिए कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। 3 भाग में हमने पहले बता दिया है, कार्डियक के बारे में, फुंडिक के बारे में, और साथ ही साथ पाइलोरिक के बारे में। अब देखिए अगर आमाशय की बात करें तो आमाशय की जो दीवार होती है ना वो क्या होती है, स्तंभाकार। आपको एपिथेलियमी उत्तक से मिलके यानी कोशिका से एपिथेलियमी कोशिका से मिलके बनी होती है। याद रखिएगा हमने कहा कि आमाशय की जो दीवार होती हैं वो क्या होती है, स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यानी पूरा का पूरा यानी अंदर की जो संरचना होती है वो स्तंभाकार क्या होता है, एपिथेलियमी कोशिका जो होती है उससे मिलकर बना होता है। और स्तंभाकार होगा तो जरा समझिए कि उबड़ खाबड़, सीधे सीधी बात है, उबड़ खाबड़ समझ में आता है, कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे धंसा हुआ, कहीं पे उठा हुआ और कहीं पे धंसा हुआ। तो ये जो जहां पे धंसा हुआ भाग रहता है ना वो सब क्या कराता है, तो जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। आमाशय में हमने कहा, याद रखिएगा आमाशय का कितना भाग, 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। फिर हमने कहा कि उसकी जो दीवार होती है आमाशय की वो स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिका से मिलकर बनी होती है।
और ये क्या होता है, कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे धंसा हुआ, कहीं पे उठा हुआ और कहीं पे धंसा हुआ, ऐसी संरचना होती है। जहां जहां पे ये अंदर की धंसी होती हैं वहीं पे जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। जठर ग्रंथि जो होता है उससे जठर रस का स्राव होता है। तो पहले जानते हैं कि ये जठर ग्रंथि होता है वो क्या क्या होता है, यानी उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो जठर ग्रंथि जो होती हैं वो याद रखिएगा 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। जठर ग्रंथि जो होती हैं वो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। पहला जो होता है वो होता है म्यूकस, यानी जिसको हम लोग श्लेष्मा के भी नाम से जानते हैं। दूसरी कोशिका जो होती है उसको अम्लजन कहते हैं या भीतीय भी कह सकते हैं। तीसरा जो होता है उसको मुख्य कोशिका या जाइमोजिन के नाम से जाना जाता है। यानी जो जठर ग्रंथि होती है ये आपको पता होना चाहिए कहां होती है, तो आमाशय की दीवार में होती हैं। जठर ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, तो 3 प्रकार की कोशिकाओं से। कौन कौन, तो म्यूकस, अम्लजन और जाइमोजिन। याद रखिएगा, नाम को याद रखिएगा। जठर ग्रंथि में कौन कौन सा कोशिका, म्यूकस, अम्लजन और जाइमोजिन। अब देखिए इन तीनों से अलग अलग प्रकार का रस का स्राव होता है। जो हमारा म्यूकस होता है ना, उससे याद रखिएगा, म्यूकस से जो स्राव होता है उसको हम लोग उसी नाम से जानते हैं, म्यूकस के नाम से जानते हैं। जो हमारा अम्लजन होता है इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, अर्थात HCl का स्राव होता है। तीसरा जो होता है जाइमोजिन, जाइमोजिन से जो रस स्राव होता है उसको हम लोग पेप्सिनोजेन के नाम से जानते हैं। यानी ध्यान से समझिएगा, हमने जठर ग्रंथि कहा, 3 कोशिकाएं कहा, म्यूकस, अम्लजन, जाइमोजिन। म्यूकस से म्यूकस रस स्रावित होता है, अम्लजन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जाइमोजिन से पेप्सिनोजेन स्रावित होता है। और ये जब तीनों को आपस में मिला देते हैं, यानी जो तीनों आपस में मिलता है, यानी ये भी प्लस कर दे तीनों को, तो ये हमारा कहलाता है जठर रस। ये क्या कहलाता है, जठर रस कहलाता है। याद रखिएगा, जठर रस की अगर बात करें तो प्रतिदिन की अगर हम लोग तुलना करें तो प्रतिदिन हमारे शरीर में जो जठर रस होता है वो लगभग 3 लीटर जो होता है इसका स्राव हो जाता है। अगर प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन हमारे शरीर में जठर रस लगभग 3 लीटर स्रावित हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जठर रस में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं तो आप तुरंत बता दीजिएगा, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन। अब जरा समझते हैं इस तीनों का काम क्या है, वो जानना जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग HCl के बारे में, यानी HCl का क्या काम होता है वो समझिएगा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जो होता है ये क्या करता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें जितने भी अगर मान लीजिए बैक्टीरिया पहुंचा तो उन सब बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम जो करता है वो कौन करता है, HCl करता है। मान लीजिए जैसे हम लोग दूषित भोजन किए, उसमें कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर चला गया, अमाशय में चला गया, तो उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, HCl करता है। अब HCl जो होता है मान लीजिए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो जो HCl होता है ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को एक्टिव करने का भी काम करता है। मतलब पेप्सिनोजेन जो होता है वो निष्क्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही HCl आता है ना तो इसको एक्टिव कर देता है, मतलब बोलता है भाई अब काम करना स्टार्ट करो। तो क्या होता है कि HCl जो होता है वो पेप्सिनोजेन पे काम करता है और पेप्सिनोजेन को वो चेंज कर देता है किसमें, तो याद रखिएगा पेप्सिन में। जैसे ही क्या होता है HCl का स्राव होता है वो पेप्सिनोजेन से मिलता है, पेप्सिनोजेन को बोलता है भाई अब काम करना स्टार्ट करो, तो पेप्सिनोजेन जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, पेप्सिन में। पेप्सिन का जब निर्माण होता है ना तो ये काम करता है प्रोटीन पे, यानी देखिएगा प्रोटीन और वसा का पाचन जो है वो जल्दी नहीं होता है। तो देखिए तुरंत वो क्या होता है, पेप्सिन बनता है और पेप्सिन जो है वो तुरंत काम करता है किस पर जी, प्रोटीन पर, यानी भोजन में जो प्रोटीन पहुंचा है उस पर काम करता है और उस प्रोटीन को बदल देता है, याद रखिएगा किसमें, पेप्टोन में बदलने का काम कर देता है। तो HCl का 2 काम हमने बताया। पहला काम क्या कहे, तो HCl पहले तो हमारे अंदर यानी हम जो भोजन करते हैं तो उसमें जितना भी कीटाणु पहुंचते हैं उन सब कीटाणु को मारने का काम कौन करता है, HCl करता है। दूसरा हमने क्या कहा कि HCl जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है और किस में बदल देता है, पेप्सिन में। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पर काम करता है और प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, तो याद रखिएगा पेप्टोन में चेंज कर देता है। तो ये तो हो गया 2 काम किसका, HCl का। और साथ ही साथ हम लोग इसी में काम जान गए किसका,
पेप्सिनोजेन का ये काम क्या कर रहा है, प्रोटीन को तोड़ने का काम कर रहा है। अब जरा सोचिए, HCl जो है एक तरह का अम्ल है, तो ये अम्ल है तो अमाशय की जो दीवार होगी उसको भी ये नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि मान लीजिए एसिड है, एसिड तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो यहां पे क्या होता है, जो हमारा म्यूकस होता है, यहां पे याद रखिएगा, जो हमारा म्यूकस होता है ये संरक्षक का काम करता है, माने बचाने का काम करता है। जैसे ही HCl का स्राव होता है, म्यूकस का स्राव क्या करता है, यानी म्यूकस क्या करता है, अमाशय की दीवार को चारों ओर से ढक देता है। माने पूरा का पूरा एक तरह से समझिए कि पूरा अमाशय की दीवार पर यह लेप की तरह चढ़ जाता है, और वो क्या करता है, अमाशय की दीवार को HCl और पेप्सिनोजेन से बचाता है। यानी हमारे अमाशय की दीवार को अगर कहें HCl से बचाने का काम कौन करता है, तो वो करता है कौन, म्यूकस। यानी म्यूकस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर म्यूकस नहीं रहता तब तो HCl क्या करेगा, हमारे अमाशय की दीवार को ही नष्ट कर देगा, उसी पर एक्टिव कर देगा, उसी को क्या करेगा, जलाना काम कर देगा। तो यानी हमारे अमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है, तो म्यूकस करता है। किससे रक्षा करता है जी, तो HCl और पेप्सिनोजेन से बचाने का जो काम करता है वो हमारा कौन करता है, म्यूकस करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये म्यूकस भी काम करना बंद कर देता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि बहुत देर तक कोई भोजन ना करता हो, यानी जैसे हम लोग क्या करते हैं, भूखे रह जाते हैं, उपवास रहते हैं, या इसके अलावा मान लीजिए भूख लगा और हम खाना नहीं खाएं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, HCl का स्राव जो होता है वो बढ़ जाता है। HCl का स्राव बढ़ जाता है, और HCl का स्राव जब बढ़ता है तो म्यूकस होता है उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, यानी म्यूकस होता है वो काम करना बंद कर देता है। अब जरा सोचिए, एक तो भोजन है नहीं आपके पेट में, HCl का स्राव बढ़ चुका है, म्यूकस काम करना बंद कर दिया, तब होगा क्या, तो क्या होता है कि हमारे जो अमाशय की दीवार होती है उस पर ये क्या करता है, फोड़ा निकाल देता है, यानी उसको जलाने का काम करता है, और जिससे उसमें क्या होता है, फोड़े निकल आते हैं, जिसको हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं पे पैप्टिक अल्सर के भी नाम से लिखा हुआ मिल जाएगा। आप याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता है, पैप्टिक अल्सर। और ये पेप्टिक अल्सर जो होता है एक तरह का समझिएगा, अपने आम लैंग्वेज में हमको बताते हैं कि फोड़ा, यानी फोड़ा जैसा निकल जाएगा। कहां पे, तो अमाशय की दीवार में। ये उन्हीं को होता है जो भोजन देर से करते हो या भूख लगने पर नहीं खाएं, यानी सीधी सीधी बातें, जो भोजन समय से नहीं करते हैं उन्हीं में ये बीमारी होती है, पेप्टिक अल्सर। और ये बहुत ही खतरनाक होती है, आगे चल के कैंसर का भी रूप ले लेती है। तो इसलिए हम लोग इसीलिए डॉक्टर से, जब आप जाइएगा डॉक्टर के पास तो वो हमेशा सलाह देते हैं कि आप निरंतर कुछ कुछ समय पे भोजन क्या करते रहिए, ताकि आपके शरीर में यानी आपके अमाशय में जो HCl है वो आपकी अमाशय की दीवार को नष्ट न करे। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई पेप्टिक अल्सर से बचना तो दिन भर खाना लेके खाइए रहे, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। एक समय होना चाहिए, यानी 3 घंटा, लगभग 3 घंटा 4 घंटा पे हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहिएगा, तो इससे आप पेप्टिक अल्सर से बचे रहिएगा। तो ये था थोड़ा बहुत जानकारी आपको जठर रस के बारे में, यानी जठर ग्रंथि के बारे में। एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या आपको बताया। हमने कहा कि अमाशय जो है एक थैलीनुमा संरचना थी, वो 3 भाग में बटी हुई थी। कौन कौन, कार्डियक, फुंडिक और साथ ही साथ पाइलोरिक। हमने कहा था कि अमाशय की जो दीवार होती है वो स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिका से मिलकर बनी होती है, यानी उबड़ी खाबड़ होती है। जो धसा हुआ भाग होता है उसमें जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, म्यूकस, अम्लजन और साथ ही साथ जाइमोजिन। म्यूकस से म्यूकस रस का स्राव होता है, अम्लजन से HCl का स्राव होता है, और जाइमोजिन से पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। HCl बैक्टीरिया को मारता है, साथ ही साथ निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है, ताकि पेप्सिनोजेन प्रोटीन को तोड़े और तोड़ के किस में बदल दे, उसको पेप्टोन में बदल दे। और म्यूकस जो है इन दोनों से अमाशय की दीवार की रक्षा करने का काम करता है। तो ये था हम लोग का जठर ग्रंथि के बारे में। हमने फिर कहां पे एक और चीज बताया था कि म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन का जो स्राव होता है उसको सम्मिलित रूप से हम लोग जठर रस के नाम से जानते हैं। प्रतिदिन हमारे शरीर से लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव हो जाता है।
अब देखिए यहां से अब तो भोजन हो गया। अब भोजन जो होता है ना वो एकदम समझिए लेही के जैसा हो जाता है। यानी अब मानिए कि उसमें लार मिल गया, फिर जठर रस जो है वो मिल गया, एचसीएल मिला, यानी तो लगभग सारा चीज मिल गया। तो भोजन जो है वो एकदम लेही के जैसा हो जाता है, और जो लेही के जैसा हो जाता है ना उसको काइम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे, अब भोजन को किस नाम से जाना जाएगा? काइम के नाम से। भोजन जो है एकदम समझिएगा लेही के जैसा हो जाएगा, और लेही के जैसा जब हो जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? काइम के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए कभी कभी उल्टी होता है तो देखिएगा ना वो एकदम भोजन का पिसा हुआ रूप रहता है, तो वो समझिएगा वो क्या रहता है? काइम ही रहता है। यानी भोजन का एकदम लगभग क्या होता है? एकदम लगते ऐसा लगेगा जैसे आप उसको क्या किया, पीस के घोले हुए हैं, यानी वो क्या होता है? काइम होता है। अब वो काइम जो है आमाशय से आगे बढ़ता है, और आमाशय से जब आगे बढ़ता है तो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा ये पहुंच जाता है कहां पे? छोटी आंत में। याद रखिएगा पाइलोरिक छिद्र, हमने एक वर्ड बोला है पाइलोरिक छिद्र, यहां पे लिख देते हैं जगह, चलिए यहां पे बचा हुआ जगह, पाइलोरिक छिद्र। पाइलोरिक छिद्र। अब देखिएगा इस पाइलोरिक छिद्र की सहायता से भोजन जो है अब आमाशय से पहुंच जाएगा कहां पे? तो छोटी आंत में। अब भोजन पहुंच चुका है छोटी आंत में। अब भोजन ना कह के हम लोग कहेंगे कि काइम जो है वो आमाशय से कहां पहुंच चुका है? छोटी आंत में पहुंच चुका है। किस किस छिद्र से पहुंचा जी? तो छिद्र का भी नाम याद रखिएगा, पाइलोरिक छिद्र जो है उसकी सहायता से भोजन जो है अब छोटी आंत में पहुंच चुका है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में, साथ ही साथ यकृत के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी अगले क्लास में देंगे, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। आप लोग अच्छे ढंग से वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, ज्यादा समझ में अगर दिक्कत आ रहा है तो एक बार और देखिए, यानी कम से कम 2 बार देखिए, ताकि खूब अच्छे से आपको समझ में आ जाए। नोट्स जरूर बना लीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे एक कोड से जरूर याद रखेगा, SLS। यानी आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।